ब्रो इंसानों की आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल है, लेकिन उसी समय वो डीमंस की आर्मी का भी सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल है। ब्रो एक डबल 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 एजेंट है, क्योंकि सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि वो असल में किसके लॉयल है। वो हर साइड के साथ खेल रहा है जैसे कोई मेगा माइंड वाला 4D चेस खेल रहा हो। हर साइड को वो कंफ्यूज कर रहा है, और उसकी मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से कभी वो नारुतो जैसा इनोसेंट बॉय लगता है, और कभी गट्स के फर्स्ट पेज वाला ब्रूटल मोड में आ जाता है। डीमंस और ह्यूमंस को काट फोड़कर हंसता है। ऊपर से उसका फेस बिल्कुल बेबी फेस है, पर इतना स्कैरी। एक रेड हेड थिक डीमन लड़की और उसकी पिंक हेड फ्रेंड उस पर क्रश करती हैं क्योंकि वो डीमन जनरल है। और ह्यूमन किंगडम में एक यान्डरे साइको प्रिंसेस भी उसे पाने के लिए क्रेजी है। और ब्रो हर एनिमी को बैकस्टैब फ्रीली करता है। वो इतना स्कैरी और ब्रूटल है कि हर किसी का सबसे बड़ा डर यही है कि वो उनका एनिमी ना बन जाए। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे किसी भी वर्ल्ड में यहाँ डीमंस और वॉरियर्स हैं जो एम्पायर के लिए फाइट करते हैं। डीमंस के बीच एक किंग है, सबका अनडिस्प्यूटेड लीडर। वॉरियर्स को एम्पायर का सपोर्ट सिर्फ यही पर्पस से मिलता है, उसे डिफीट करने के लिए। और डीमन किंग का भी सिर्फ यही पर्पस है, वॉरियर्स को रोकना। चारों तरफ एक्सप्लोजन्स है। एक वॉरियर चिल्लाता है कि वो पीछे से अटैक करेगा, लेकिन ऑब्वियसली डीमन किंग के पास भी लॉयल सर्वेंट्स है। अचानक पिंक हेड लड़की जमीन पर लैंड करती है और किक मारते हुए कहती है, मैं कमजोरों का ध्यान रखूंगी। वॉरियर्स तुरंत पहचान लेते हैं कि ये कमांडर्स हैं, और डीम किंग के उन कमांडर्स को बोला जाता है कॉप्स कमांडर। और डीम किंग के पास में ऐसे 12 कॉप्स कमांडर हैं। और ह्यूमंस की पूरी आर्मी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके। पर हीरो के सामने कॉप्स कमांडर भी कुछ नहीं कर पाते। और इसी वजह से हीरो को डीम किंग के सिवा और कोई नहीं मार सकता। लेकिन डीम किंग की आर्मी में एक बंदा एग्जिस्ट करता है जिसने हीरो को ही मार दिया था। और वो है द लेजेंड रो कॉप्स कमांडर, जिसका नाम है डिमन रेड। और डीम रेड डीम किंग के बाद में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से डीम किंग भी डिमन रेड की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ऑफिया में डिमन रेड को दिखाया जाता है जिसने डीम किंग को रेजिग्नेशन लेटर दिया होता है। और फिर डीम किंग काफ़ी गुस्सा करते हुए बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे अकेला छोड़ने की। और अगले ही पल डीम किंग डिमन रेड के पाँव में गिर जाते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। और क्या इस डेमोनिक रियल में किसी ने हिम्मत करी तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने की। और फिर डीम किंग सोचने लगते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। भले ही डिमोनेड ह्यूमन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और पूरी डेमोनिक रियल में सब डिमोनेड की पावर को जानते हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसके सामने बोल सके। तभी डिमोनेड बोलता है, नहीं, मेरे साथ किसी ने मिसबिहेव नहीं किया। तभी डीम किंग पूछते हैं, आखिर तुम इस डेमोनिक रियल में को क्यों छोड़ना चाहते हो। और तभी डिमोनेड बोलता है, अगर मैं आपको रीज़न नहीं बताऊं तो क्या आप मुझे मार देंगे। और तभी डीम किंग बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, तुम मेरे सबसे बड़े ट्रेजर हो, और लगता है मैंने तुम्हें बॉर्डर्स पे नहीं भेजा, इसीलिए तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो। और डीमेड बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी डिमन किंग रुक जाते हैं और देखते हैं कि डिमनेड के नाक से खून आ रहा है। और तभी डिमनेड बोलने लगता है, डिमन किंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका फ्लोर गंदा हो गया। और तभी डीम किंग चिल्लाते हुए बोलते हैं, फटाफट से रो कॉप कमांडर के डॉक्टर को यहाँ पे बुला के लाओ। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर आ गए होते हैं और वो डिमनेड को चेक कर रहे होते हैं। और तभी डिमन किंग पूछते हैं, आखिर डिमनेड कैसा है। और तभी डॉक्टर बोलने लगते हैं, रो से फाइट करने के बाद में इनकी बॉडी कंडीशन ठीक नहीं रहती। और हमें बताया जाता है कि वो है रो कमांडो का स्पेशल डॉक्टर, जिसका नाम है बेन टेनिसन। और तभी डीन किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लगते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया, तुम फटाफट से डिमनेड को ठीक करो, और अगर तुम अपने काम में फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। और तभी डॉक्टर बेन बोलते हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि डिमनेड को स्ट्रेचर पर लेके जा रहे होते हैं। फिर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि डिमनेड डिमन किंग के बाद में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि हीरो से फाइट करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घायल है, फिर भी वो अभी इतने पावरफुल हैं कि वो पूरे डिमोनिक रियल में को ख़त्म कर सकते हैं। और डिमनेड मन में सोच रहा होता है, इन लोगों के मन में जो आ रहा है वो ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो बस यहाँ से रिज़ाइन देके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। इन लोगों का कहना है कि मैंने हीरो को मारा है और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। और फिर हम देखते हैं बेन उसको लज करके वहाँ से चला जाता है और डिमनेड बोल रहा होता है, मेरा असली नाम डिमन नहीं बल्कि डीन हार्ट है। और इन लोगों को जैसा लग रहा है मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वीकेस्ट वुमन हूँ जिसको अंपायर ने भी ठुकरा दिया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मेड डिमनेड को पानी देने के लिए आती है और उसका हाथ गलती से डिमनेड से टच हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिमनेड से माफ़ी मांगती है। और वो वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है, मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि मेरा हाथ डिमनेड से टच हो गया। और डिमनेड मन में सोच रहा होता है, डिमन रियल के लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, इसीलिए मेरा हाथ उससे टच होने पे उसने मेरे से माफ़ी मांगी। हालांकि अगर डिमन की बात करी जाए तो मेरे काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन उनकी केयर मेरे लिए कभी कभी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और मुझे लगता है मैं डिमन रियल का इकलौता ह्यूमन हूँ जो कि वीकेस्ट बॉडी के साथ पैदा हुआ है।
हालांकि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और इसीलिए मैं यहाँ का रो कॉप कमांडर बन गया, जिस पर डिमन किंग को सबसे ज़्यादा भरोसा है। हालांकि मैं अभी के लिए इनसे झूठ बोल ले रहा हूँ कि ये सब मेरे हीरो से फाइट का आफ्टर इफेक्ट है। लेकिन जिस दिन उन लोगों को पता चला कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ, तो फिर उसी दिन वो लोग मुझे मार देंगे। और यही सोचते हुए डिमनेड अचानक से उठ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ पर डिमन रियल में नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक ये लोग स्ट्रांग समझ रहे हैं तब तक तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों को ज़्यादा देर तक झूठ बोल पाऊंगा। तो मेरे लिए ज़िंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से डिमन रियल से बाहर निकल जाऊँ। और तभी हम देखते हैं एक बंदा वहाँ पे एंटर करता है और वो भी ज़ीरो कॉप कमांडर का साथी होता है, जिसका नाम था ईडी। और तभी डिमनेट बोलता है, क्या तुम ह्यूमन वर्ल्ड से वापस आ गए? तभी ईडी बोलता है, हाँ मैं वहाँ से वापस आ गया और मैं आपके लिए एक मिरर क्यूब लेके आया हूँ। और डिमनेट मन में सोच रहा होता है, ईडी उन डिमन में से जो है जिनके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और वो मेरे लिए ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आता है, जिससे मैं यहाँ पे बोर फील ना करूँ। तभी ईडी पूछने लगता है, डिमनेट मैंने क्या सुना कि आप यहाँ पे बेहोश हो गए थे? डिमनेट बोलने लगता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ईडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, आखिर आप ठीक कैसे हो सकते हैं कि जो खतरनाक फाइट होती है हीरो के साथ, उसके बाद से ही आप काफ़ी ज़्यादा घायल थे। काश ऐसा कोई तरीका होता जिससे हम आपको ठीक कर पाते। डिमिनेट मन में सोच रहा होता है, अगर मुझे ठीक होना है तो मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा। तभी ईडी बोलने लगता है, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा आपको ठीक करने का, भले ही मुझे इसके लिए बेन को बुरी तरीके से मारना क्यों ना पड़े। और तभी डिमिनेट मन में सोचता है, सच में डिमन काफ़ी ज़्यादा डरावने होते हैं, आखिर बेचारे बेन की क्या गलती। फिर ईडी उसको बोलता है, डिमिनेट आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं यहाँ जाता हूँ। डिमिनेट मन में सोच रहा होता है, मेरी यहाँ पे काफ़ी सारे डिमन केयर करते हैं, लेकिन असली बात तो यह है कि मेरे लिए यहाँ सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें डिमन किंग का सीन दिखाया जाता है। और वो बोलते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आखिर डिमनेट इस पोस्ट को क्यों छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसके फेस के एक्सप्रेशन से तो कोई नहीं बता सकता वो अपने मन में क्या सोच रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो जब मैं उससे पहली बार मिला था तब भी उसे प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल था। और जब मैंने उसे देखा तो मैंने देखा कि उसने हीरो को मार दिया है। ये नहीं, उसने हीरो को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने से रोक दिया। उसके बावजूद भी उसके पास इतनी पावर थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सच में अंपायर ने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा भेजा है। और तभी डीम किंग डिमिनेट से नाम पूछते हैं और डिमिनेट अपना नाम डी एन हार्ट बताता है। और डिमन किंग सोच रहे होते हैं, अगर मैं अंपायर की जगह पे होता तो मैं कभी भी ऐसे बंदे को मरने के लिए नहीं भेजता। और उसी वक्त डीम किंग डी एन हार्ट से पूछते हैं, क्या तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहोगे? तभी हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है। नकिंग सोच रहे होते हैं, हालांकि अगर बात की जाए तो उसके बाद से वो कभी फाइट पे नहीं गया, वो काफ़ी ज़्यादा घायल है, आखिर मैं उसको मिशन में कैसे भेज सकता हूँ? और तभी वो कुछ नोटिस करते हैं और बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे कॉप्स कमांडो की मीटिंग रखी जाए, फटाफट से सबको इन्फॉर्म कर दो, मुझे लगता है डिमिनेट को इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है डिमिनेट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा था, मुझे खुद डीम किंग ने बोला था कि तुम जाके आराम से रेस्ट करो, और वो अब खुद मुझे मीटिंग में बुला रहे हैं, और वो भी सारे कॉप्स कमांडर के साथ में। कहीं डीम किंग ये तो नहीं सोच रहे कि वो सारे कॉप्स कमांडर के साथ मिलकर मुझे मार देंगे? शायद से उनको इस बारे में पता चल गया होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। लेकिन मुझे लगता है अगर एक भी चांस है तो मुझे उसे नहीं खोना चाहिए, मुझे कैसे भी करके अपने चेहरे पर इस आक्रोश को बनाए रखना होगा। वहाँ पर एक गार्ड बोल रही होती है, इसका मतलब यही है वो इंसान है ना जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, मैंने इनको पहली बार देखा है। तभी उसका साथी बोलने लगता है, तुम अभी भी इनका नाम याद नहीं है, और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वो है जिन्होंने हीरो को मारा था। जब डीम किंग ने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम डिमनेड बताया, और मैं अपनी लाइफ में कभी भी नाम नहीं भूल सकता। डिमिनेट सोच रहा होता है, लेकिन मैंने तो डीन हार्ट बोला था। और तभी वो दोनों गार्ड सोच रहे होते हैं, लगता है डीनेट काफ़ी ज़्यादा बुरे मूड में है। वो दोनों गार्ड बात कर रहे होते हैं, अगर डिमिनेट सारे कमांडरों से लड़ें तो भी वो एक झटके में उन्हें हरा देंगे। लेकिन डिमिनेट मन में सोच रहा होता है, ये लोग क्या फालतू बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें एक भी हिट लगा पाऊंगा, और जितना ज़्यादा टाइम हो रहा है ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ती जा रही है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना ही होगा। तभी हम देखते हैं डिमिनेट गेट के पास जाता है और बोलता है, मैं हूँ डिमिनेट, फटाफट से मीटिंग रूम का गेट खोलो। और तभी हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, नकीम बोल रहे होते हैं, अब हमारे सबसे पावरफुल कमांडर हमको ज्वाइन करेंगे, जो कि है ज़ीरो का कमांडर डिमिनेट। दीम किंग बोलते हैं, तो आखिरकार डिमिनेट तुम यहाँ पे आ ही गए। और डिमिनेट बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड लुक दे रहा होता है, लेकिन अंदर से उसकी काफ़ी ज़्यादा फट रही होती है। तभी हमें फर्स्ट कॉप कमांडर जयकार को दिखाया जाता है, वो बोलते हैं, डिमिनेट आप डिमन किंग के बराबर पावरफुल है, आपको उनके पास ही बैठना चाहिए। फिर हमें थर्ड कॉप कमांडर एसएल को दिखाया जाता है, और एसएल सोच रहा होता है, इस बंदे को देख के विश्वास ही नहीं होता ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि डीम किंग को भर सके, मैं पक्का इसे फाइट करके देखना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पे फोर्थ और सिक्स कॉप कमांडर को भी दिखाया जाता है, न कॉप कमांडर सोच रही होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखना होगा, यहाँ पे डिमिनेट आ चुके हैं। और हमारे प्यारे डिमिनेट सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कॉप्स कमांडर हैं, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है।
मुझे वापस अपने कमरे में जाना है। डीन किंग डिमोनेड से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? और डिमोनेड बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। डीम किंग बोलते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी तुम इंजर्ड हो और तुम थोड़ा लेट भी करते हो तो कोई बात नहीं। पर तभी उनके पास में एक वेटर आता है और बोलता है डिमोनेड क्या मैं आपको ड्रिंक सर्व करूँ? डिमोनेड मन में सोच रहा होता है मीटिंग रूम में आने की मेरी एक वजह ये भी है क्योंकि मुझे डिमन लैंड के वाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब वो उस वाइन को पीते हैं तो वो बोलते हैं ये तो अल्कोहल है ही नहीं बल्कि ये तो ग्रेप जूस है। और ये सुन के डीम किंग के साथ साथ सारे कॉप्स कमांडर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी डीमेट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं क्या मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पे अल्कोहल मिलेगी लेकिन यहाँ पे आखिर मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है। और डिमोनेट मन में सोच रहा होता है क्या मैं ह्यूमन हूँ इसीलिए वो मेरे को अल्कोहल नहीं देंगे। और तभी डिमन किंग बोलने लगते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लेकिन ये सब करने के लिए मैंने ही ऑर्डर दिया था। तभी डिमोनेट बोलता है लेकिन क्यों? डीम किंग बोलने लगते हैं क्या तुम नहीं जानते मैंने ऐसा क्यों किया? और तभी डिमोनेट मन में सोचने लगता है ऐसा तो नहीं कि डिमन किंग को पता चल गया कि मैं कितना ज़्यादा यूज़लेस हूँ, इसीलिए वो मेरे ऊपर अल्कोहल का खर्चा नहीं। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है ये लोग यहाँ पे मेरा अंत अनाउंस करने वाले हैं। डिमन किंग बोलने लगते हैं तुम प्लीज़ शांत हो जाओ और गुस्सा करने से पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें ये बात पता है कि मैंने यहाँ मीटिंग क्यों बुलाई है? तभी डीन किंग बोलते हैं सिक्स्थ कॉप कमांडर फटाफट से हमारे साथ डिटेल शेयर करो। तभी सिक्स्थ कॉप कमांडर बोलने लगते हैं हमारे जो 5वें कॉप कमांडर है वो एक विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे मॉन्स्टर बढ़ने लगे। लेकिन मुझे लगता है वो तो 12वां कॉप कमांडर वहाँ हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसे भी वहाँ डिमोनिक मॉन्स्टर ने एक छोटे से विलेज का आधा हिस्सा ख़त्म कर दिया। इसीलिए बाकी बचे हुए लोगों को हमने बड़े शहर में भेज दिया ताकि वहाँ बड़ी बड़ी दीवारों की मदद से उन लोगों को बचाया जा सके। हालांकि हमें नहीं पता कि कब डेमोनिक मॉन्स्टर उस पर भी अटैक कर दे तो इसीलिए हमें तुरंत री भेजनी होगी ताकि उन डेमोनिक मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। तभी वो सारे लोग बात करने लगते हैं लेकिन आखिर वो डेमोनिक मॉन्स्टर 12वें कॉप कमांडर को कैसे हरा सकते हैं? हमारे 12वें कॉप कमांडर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और डिमोनेट सोच रहा होता है आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और तभी हमें डेमोनिक मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है डीन किंग ने जिन जिन डिमन को क्रिएट किया उनमें से वो सेंसलेस डिमंस जो कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीते हैं, तो उन डिमंस को फेल्ड प्रोडक्ट्स कहा गया। तभी डिमोनेट सोच रहा होता है लेकिन इन साइज़ों से मेरा लेना देना नहीं है। और तभी सिक्स कॉक कमांडर बोलने लगते हैं जो डेमोनिक मॉन्स्टर है वो लगातार अपने नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, इसीलिए उनको रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तभी डिमन किंग बोलने लगते हैं तो मुझे एक बात बता कि हीरो कर क्या रहा है, क्या वो उन विलेजर्स को नहीं बचाएगा? तभी सारे लोग बोलने लगते हैं क्या हीरो, लेकिन हीरो को तो हमारे डिमोनेट ने मार दिया था। और तभी डिमोनेट सोच रहा होता है क्या इस बात का इस्तेमाल करके ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे लगता है शुरुआत से इन लोगों का प्लान यही था, लेकिन इन लोगों को असली बात तो पता ही नहीं है कि मैंने हीरो को मारा ही नहीं। डीम किंग ने हीरो को मारने का ट्राई किया था। डीम किंग फटाफट से कुछ बोलो। डीम किंग डीन हार्ट की आइज को देखते हैं तो वो बोलते आप ये आँख तो मैंने पहले भी देख रखी है, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। डीन किंग बोलने लगता है रीइंफोर्समेंट के तौर पर मुझे पता है मुझे किसको भेजना है, हमारी तरफ से 0 कॉप्स कमांडर जाएंगे। ये सुनकर डिमिनेट अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं मुझे पता है आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और आप बैटल फील्ड पे जाना चाहते थे, इससे आपका स्ट्रेस भी काफ़ी कम होगा। और तभी सिक्स कॉप कमांडर सोच रहे होते हैं डीम किंग डिमिनेट को जहाँ भेज रहे हैं वो कोई पड़ोस की चीज़ नहीं है, आखिर डिमन किंग डिमिनेट के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। मुझे लगता है सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो भी डिमिनेट बोलने लगते हैं लेकिन डीम किंग आपको पता है ना कि मेरी बॉडी ठीक नहीं है। थर्ड कॉप कमांडर बोलने लगते हैं डीमेट के कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ पे नहीं जाना चाहते। फर्स्ट कॉप कमांडर बोलते हैं मुझे लगता है कि वो वहाँ पे इसीलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो मिशन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है और उन्हें ईजी चीज़ें। और अभी के लिए वो डीम किंग के ऊपर काफ़ी कम गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा है। तभी थर्ड कॉप कमांडर सोचने लगता है सच में डिमिनेट काफ़ी ज़्यादा कमाल है। वो मन में सोचते हैं डिमिनेट सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा होशियार भी है, इसीलिए अब मुझे इसे फाइट करने का मन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और तभी डीम किंग बोलने लगते हैं तुम्हें वहाँ जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम उनके साथ रहोगे और कमांड लोगे, इससे उन लोगों की भी हिम्मत बढ़ेगी और तुम्हारा भी स्ट्रेस कम होगा और मुझे लगता है ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होगी। और डिमिनेट मन में सोचता है आखिर ये बे क्या बोल रहे हैं, ये आसान है ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी डिमिनेट बोलते हैं तो चलो ठीक है मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ। और डिमिनेट मन में सोचते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन से मिशन में जाना पड़े, लेकिन एक बार जब मैं इस डिमोनिक रियल से बाहर निकलूंगा तब मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है डिमिनेट अपने केज में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम लोग विलेज के लिए चल रहे हैं। तभी डिमिनेट मन में सोचते हैं जब वो पैक कर रहा था तब डिमन किंग उसके पास आए और बोले कि तुम वहाँ ज़्यादा कुछ ना करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी को आराम मिलना काफ़ी ज़रूरी है। और डिमिनेट मन में सोचते हैं लेकिन डिमन किंग को नहीं पता कि मैं तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि मुझे एक बात पता है कि अंपायर में जाने से मेरा कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे वहाँ कोई ख़ास पसंद नहीं करता, क्योंकि जो अंपायर होने की वजह से मैं यहाँ फंस चुका हूँ और मेरा जो भाई है वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है, वो तो मुझे मिलते ही मार देगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डिमंस के बीच में रहने से मुझे ज़्यादा खतरा है और मुझे लगता है सारी चीज़ों को काफ़ी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए।
और मैंने जहाँ तक सुना है कि ईडी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और साथ में जो अल्टीमेट सोल्जर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से हिलने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि डेमन किंग ने मुझे स्ट्रेस घटाने के लिए बोला था। मुझे लगता है मुझे यहाँ एंजॉय करना चाहिए। वो अपनी बैग से एक वाइन की बोतल निकालते हैं और बोलते हैं तो आखिरकार ये मुझे मिल ही गई। ये है डेमोनिक रियल्म की स्पेशल वाइन, क्योंकि मुझे उस वक्त ये लोगों ने वाइन नहीं दी थी। इसीलिए जब वो मीटिंग खत्म हो गई तो मैंने वहाँ से चुरा ली। और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कब मारा जाऊँगा, लेकिन मरने से पहले मुझे ये टेस्टी वाइन पीनी है। और फिर हम देखते हैं डिनर उसे पी जाते हैं और बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। देखते हैं ईडी सोच रहा होता है कि आखिर डिमेनेड कुछ बोल क्यों नहीं रहे। क्या उनकी तबीयत अभी भी ख़राब है? मुझे याद है पिछली बार भी जब डिमेनेड ने हॉर्स पर राइड करने का ट्राई किया था तो सभी ने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। और सच कहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है डिमेनेड के लिए, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी समय से सर्व कर रहा हूँ और उनका हॉर्स पर राइड करने का काफ़ी मन करता है। लेकिन मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि डीम किंग ने मुझे बताया है कि डिमेनेड की हेल्थ के लिए यही सही रहेगा कि वो हॉर्स पर राइड ना करे। तभी हम देखते हैं आगे वाली लड़की बोलती है लेफ्टिनेंट वो विलेज अब आ रहा है। तो फिर हमें उस विलेज का सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरह जल रहा होता है। हर जगह लाशें ही लाशें होती हैं। डिमोनेड बोलते हैं फटाफट से आगे बढ़ो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग ज़्यादा आगे नहीं गए होंगे। लेकिन हम देखते हैं वहाँ से सारे डिमोनिक मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं और ईडी बोलते हैं लगता है वो लोग एंट्रेंस पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। सभी लोग तुरंत बैटल के लिए तैयार हो जाओ। यह डिमोनेड को फाइट करनी होगी, क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा घायल है और वो फाइट नहीं कर सकते। ऐसे करते करते डिमोनेड और डिमोनिक मॉन्स्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और डिमोनेड सोच रहे होते हैं हम लोग कितने भी डिमोनिक मॉन्स्टर को मार दें ये लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी ईडी कहीं और देख रहा होता है और एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और डिमेनेट सोचते हैं मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था और मुझे लगता है यही मेरा अंत है। फिर हमें वापस डिमन कैस का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉप कमांडर नंबर 1 बोल रहे होते हैं डिमन किंग वहाँ काफ़ी सारे डिमोनिक मॉन्स्टर हैं, क्या हमने जीरो कॉप कमांडर को भेज के सही किया? और मुझे लगता है हमें और रीइंफोर्समेंट भेजनी होगी। तभी डिमन किंग बोलते हैं तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, रो कॉप कमांडर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि कोई कितना भी पावरफुल हो लेकिन उसे नहीं हरा सकता, क्योंकि वैसे ही भले उनके पास कोई भी मॉन्स्टर अटैक करे उनके पास हमारे डिमिनेड है। फिर हमें वापस उस बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, डिमिनेड ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। ये देखकर ईडी काफ़ी हैरान हो जाता है, बोलते हैं सर डिमिनेड आखिर आप बाहर क्यों आए? थैंक यू आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मैं इस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता। लेकिन हम देखते हैं डिमिनेड बोलते हैं क्या तुम भी मेरे अपोनेंट हो? और तभी ईडी सोच रहा होता है लगता है डिमिनेड ने वापस एक ड्रिंक कर लिया, करने के बाद ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं सर मैं तो आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल भी आपका अपोनेंट नहीं हूँ। फिर डिमिनेड बोलते हैं तो क्या वो मॉन्स्टर मेरा अपोनेंट है? फिर वो आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा करते करते डिमिनेड इतनी तबाही मचाते हैं कि वो देखकर ईडी भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है, जिससे डिमिनेड काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उन्हें मारने वाला होता है डिमिनेड आगे बढ़ते हुए और उसे मार देते हैं। ऐसे करते करते वो सबके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और बोलते हैं सबको मार दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये सारे मॉन्स्टर मेरे अपोनेंट हैं, मैं अपने अपोनेंट को नहीं छोड़ूंगा। तो ये देखकर सारे सोल्जर्स बोल रहे होते हैं तो ये है रो कॉप कमांडर डिमिनेड की रियल पावर। ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। और फिर हमें बताया जाता है कि ड्रिंक करने के बाद डिमिनेट अपने ओपनर को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो पूरी तरह से मारा ना जाए। और डिमिनेट वहाँ इतनी बुरी लड़ाई लड़ते हैं कि वो देखकर बाकी के मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी डिमिनेट बोलते हैं फटाफट से सारे मॉन्स्टर एक साथ आ जाओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तुमसे फाइट करने के लिए। तभी हमें एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा एम्परर को बोल रहा होता है। एम्परर जो जीरो का कमांडर है, डेमोनिक रिल्म से उस विलेज में पहुंच चुका है, काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है जैसे कि रूमर्स में सुना गया था। सच में वो काफ़ी ब्रूटल और पावरफुल है, और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि डेमन किंग उसे अपना सबसे अच्छा खजाना मानते हैं। और तभी हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो बोलते हैं तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे किसी की याद आ रही है, और मुझे लगता है अगर डेमोनिक रिल्म इसमें हिस्सा ले रहा है तो हमें भी तैयारी करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इसके लिए एक परफेक्ट इंसान चुनो। तुम्हें क्या लगता है कौन इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा? चलो ठीक है, मैं तुम्हें एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है सर मैं आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी एम्परर बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें वो टैलेंट बनना चाहिए जिसकी एम्पायर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हमें 8 साल पहले की एक बैटल का सीन दिखाया जाता है जो एम्पायर की ग्लोरी के लिए लड़ी गई थी, जहां खून ही खून था और बहुत सारे नोबल्स ने फ्रंट लाइन में जाकर अपना बलिदान दिया। वही डीमन भी था जो बोल रहा था एम्पायर ने हम सबको एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। और इस जगह को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से नर्क है, और मैं इस नर्क में नहीं आना चाहता था, और ना ही मेरा कोई प्लान था कि मैं एम्पायर के लिए इस बैटलफील्ड में जान दूँ। इसीलिए जो भी मुझसे हो सका मैंने सब किया ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं, और मुझे किसी भी तरह वहां सर्वाइव करना था ताकि मैं उन लोगों से बदला ले सकूं। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सब डीमन का सपना था, और जब वो उठता है तो बोलता है यह तो मेरा कमरा है। और उसे देखकर बैन और ईडी बोलते हैं तो डीमन आखिर आप उठ ही गए, हम तो काफ़ी डर गए थे क्योंकि आप पूरे दिन सो रहे थे।
फिर बेन कहता है, हालांकि मैंने आपका ट्रीटमेंट आपके सोते हुए ही कर दिया था, लेकिन जब आप उस बैटलफील्ड से आए तो आपको इतना खून में देखकर मैं डर गया था। तभी डीमन बोलते हैं, तुम लोग मजाक कर रहे हो, हम यहाँ कब पहुँचे? फिर ईडी कहते हैं, हम लोगों ने उस युद्ध में जीत हासिल कर ली थी और वो डेमोनिक मॉन्स्टर उस बदलर से डर के भाग गए, और उस युद्ध में आप काफ़ी घायल हो गए थे, इसीलिए हम आपको जल्दी से यहाँ ले आए। तभी ईडी कहते हैं, डीमन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो आपकी काफ़ी मदद कर पाता। और डीमन कहते हैं, क्या आखिर वो लड़ाई कब ख़त्म हुई और मैं इस लड़ाई में कैसे घायल हुआ? तभी बेन बोलते हैं, मुझे लगता है आपको शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया है, क्योंकि आप काफ़ी घायल थे और आपने बहुत सारे पावरफुल डेमोनिक मॉन्स्टर को मारा था। ये सुनकर डीमन काफ़ी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस कब हुआ? और तभी डीमन को याद आने लगता है कि उन्होंने कल कैरेज के अंदर ड्रिंक किया था और उसके बाद उन्होंने बैटलफील्ड पर काफ़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। उन्हें लगता है कि शायद इसी वजह से उन्हें चोट लगी, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक करने के बाद बहुत ज़्यादा मार खाई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया, नहीं तो मैं वहीं मर भी सकता था। तभी बेन बोलते हैं, लेकिन डीमन, मैंने सुना है कि आपने काफ़ी सारे डेमोनिक मॉन्स्टर को बहुत आसानी से हरा दिया, बिना किसी चोट के। सच में आपकी पावर काफ़ी कमाल की है। और तभी डीमन नाइट सोचता है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या वहाँ के सारे मॉन्स्टर ईडी और कॉप सोल्जर ने मिलकर मारे थे? फिर डीमन कहता है, ईडी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी फाइट के बीच में आ गया और मेरी वजह से तुमको काफ़ी दिक्कत हुई होगी। लेकिन ईडी बोलते हैं, सर आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो फाइट में बहुत कमाल थे, आपने फ्रंट लाइन में जाकर सारे बड़े मॉन्स्टर मारे और आप हमारी आर्मी के लिए एक सच्चे कमांडर साबित हुए। तभी बेन बोलते हैं, बीमन हम जानते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपको अपनी बॉडी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर है। डीमन सोचते हैं, आखिर ये क्या बकवास बात कर रहे हैं कि मैंने मॉन्स्टर को हराया। लेकिन ईडी बोलते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बहुत स्ट्रांग बनेंगे ताकि भविष्य में कभी आपको बोझ ना लगे। और तभी हम देखते हैं कि रूम में नंबर 3 और नंबर 4 आते हैं। नंबर 4 बोलती है, सर हमें पता चला कि आप उठ गए हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे मिल लें। नंबर 3 बोलता है, तुम अपनी आवाज़ कम करो, तुम्हारी वजह से सर को परेशानी हो रही होगी। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉप कमांडर आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें यहाँ झगड़ा करने के लिए किसने कहा? तुम जानते हो ना कि जो जीरो का कमांडर की हालत ठीक नहीं है, और फिर भी तुम लोग यहाँ आकर उन्हें परेशान कर रहे हो। ये सुनकर डीमन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तुम लोग फटाफट से मेरे कमरे से निकल जाओ। मुझे समझना चाहिए था कि सर को आराम की ज़रूरत है, आखिर मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? फिर फर्स्ट कॉप कमांडर बोलते हैं, मुझे पता है जो जीरो का कमांडर गुस्से में है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त आपको फाइट नहीं करनी चाहिए, आपकी बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब है। डीमन सोचते हैं, आखिर ये क्या बोल रहे हैं, मैंने कब फाइट की बात की? डीमन सोचते हैं, अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ तो ये लोग मुझ पर दया नहीं करेंगे, तो शायद मुझे उन्हें सिखाना चाहिए कि हमें कमज़ोर होने पर भी दया दिखानी। और फिर नंबर 3 कहते हैं, अगर मेरे बर्ताव की वजह से आपको गुस्सा आया है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और डीमन कहते हैं, हाँ। यह बात सुनकर सारे कॉप्स काफ़ी डर जाते हैं और डीमन हेड बोलने लगता है, लेकिन मुझे तुमसे इसीलिए लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। हमें बहुत बार लोगों पर दया दिखानी चाहिए क्योंकि एक शक्तिशाली इंसान के पास इतनी ताकत होती है कि वो दया दिखा सके। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना और इसे कभी मत भूलना। और वे तीनों बोलने लगते हैं, ठीक है जीरो को कमांडो, हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। फर्स्ट कॉप कमांडर सोचते हैं, हमको कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें काफ़ी डर लग रहा है। और फिर फर्स्ट कॉप कमांडर बोलते हैं, मैंने सुना है कि आपने मिशन पूरा कर लिया और सच में आपको काफ़ी दिक्कत हुई होगी इस घायल बॉडी के साथ लड़ने में। और चौथी कॉप कमांडर भी बोलती है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आपने बड़ी आसानी से सारे मॉन्स्टर हरा दिए। सच में डीमन हेड, आप काफ़ी पावरफुल है। और ये सुनकर डीमन हेड काफ़ी शौक में होते हैं और सोचते हैं, मुझे लगता है कि मैं दूसरों की उपलब्धि को छीन रहा हूँ, लेकिन आखिर ईडी के चेहरे पर ये भाव क्यों है? तभी थर्ड कॉप कमांडर बोलते हैं, जो जीरो कॉप कमांडर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं आपसे एक फेवर चाहता। तभी डिमन हेड बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे एक फेवर चाहिए? और थर्ड कॉप कमांडर बोलने लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे आपसे एक बार फाइट करनी है, लेकिन वो भी अभी नहीं, जब आप पूरी रिकवर जाए। और हम देखते हैं डीम डी सोचने लगता है, क्या थर्ड कॉप कमांडो पागल हो गया है? ये कोई नॉर्मल डिमन मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये थर्ड कॉप कमांडर है और इससे फाइट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। और तभी डी मैट बोलने लगता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? और थर्ड कॉप कमांडर बोलता है, मैंने आपके ग्रेटनेस के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसीलिए मैं ये चीज़ समझता हूँ कि मैं आपसे फाइट करके बहुत कुछ सीख सकता हूँ। और फर्स्ट कॉप कमांडर सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा जाए तो जब से डी मैट कमांडर बने हैं, उन्होंने किसी और कमांडर से कभी फाइट नहीं करी, तो अगर हमें उनकी स्किल देखने का मौका मिले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन हम देखते हैं डी मैट बोले लगता है, मैं आपसे फाइट करना नहीं चाहता, पर वो लोग ऐसा फेस बना के बोल रहे होते हैं कि डीम हेड सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों को ना भी नहीं बोल सकता। और डिमन हेड सोच रहा होता है, ये चीज़ बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, आखिर ये लोग हर चीज़ खुद से डिसाइड क्यों कर रहे हैं?
और अगर बाय चांस मेरे थर्ड कॉप कमांडर से फाइट करी तो मुझे लगता है वो मेरे मिलियन पीस कर देगा। और तभी डीमनैट एक्टिंग करते हुए बोलता है, मुझे लगता है मैं अभी के लिए तुमसे फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मॉन्स्टर से फाइट करने की वजह से मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक फील हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे हाथों से मारा जाऊँ। और हम देखते हैं ये सुन के थर्ड कॉप कमांडर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है क्या वो उनसे फाइट करना अवॉइड कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं फर्स्ट कॉप कमांडर बोलने लगता है कि रो कमांडर का कॉन्फिडेंस देख के मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ, और मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो थर्ड कमांडर से फाइट क्यों नहीं करना चाहते। और अब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फाइट के अंदर उनका अपोनेंट मारा जाए। और ये सुन के थर्ड कमांडर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फर्स्ट कमांडर बोले लगते हैं, थर्ड कमांडर तुमने बिल्कुल सही सुना, ज़ीरो कमांडर सिर्फ ये तुम्हारी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये अभी अभी बैटल से आए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक ना कर पाए और तुम इस फाइट में ना मारे जाओ। और हम देखते हैं थर्ड कमांडर सोचने लगते हैं, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 100% ज़ीरो कमांडर को हरा पाऊँ। और अगर ऐसी बात है कि जो हारेगा वो मारा जाएगा, तो आखिर रो कमांडर के पास कितनी पावर है कि उनको कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे मार देंगे। इसीलिए शायद डीम किंग डी मैट के ऊपर इतना भरोसा करते हैं। और तभी थर्ड कमांडर बोलने लगते हैं, ये सुन के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फाइट टू डेथ कर सकूं। और रो कमांडर, आपका मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। और ईडी सोचने लगता है कि सरट के पावर के सामने सबको झुकना पड़ता है। दीमती सोच रहा होता है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर ये क्यों हुआ। लेकिन चलो जो भी बात है, कम से कम मुझे फाइट तो नहीं करनी पड़ रही। और फिर थर्ड कॉप कमांडर बोले लगता है, लेकिन मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा। और जब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं आपके साथ इक्वली फाइट कर सकूं, मैं आपको फाइट के लिए वापस चैलेंज करूंगा। और अब क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश आ चुका है, तो मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर फर्स्ट कमांडर बोले लगते हैं, मैंने थर्ड कमांडर को पहली बार इतनी ज़्यादा जोश में देखा है। फिर हम देखते हैं डीएमटी और थोड़ी एक्टिंग करने लगता है। तभी ईडी बोलता है, सर बीम को अभी आराम करने की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ बाद में आइएगा। और फर्स्ट कमांडर जाते हुए बोलते हैं, डीम रैट, अगर आप फाइट करने के लिए प्रॉपरली ठीक हो जाएंगे तो मैं भी आपसे ज़रूर एक बार के लिए फ़ाइट करना चाहूँगा। और हम देखते हैं ये सुन के डीम रैट बेहोश हो जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके डीम ला से बाहर निकलना होगा। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। डीमटी अपने कमरे से बाहर आ गया होता है और सोच रहा होता है, मैं अपने कमरे में बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा थक गया था और पता नहीं क्यों सब लोग मुझसे क्या चाहते हैं। वो सारे लोग हर टाइम मुझे किसी ना किसी प्रॉब्लम में डालते रहते हैं। अभी हम देखते हैं डीमैट पत्थर को किक करते हैं और वो पत्थर जाकर सीधे एक डीम पर लगता है। और वो डीम काफ़ी गुस्से में पीछे की तरफ देखता है। लेकिन जब वो देखता है कि जिसे उसने मारा है वो डिमोनेट है, तो डिमोनेट को झोंक के ग्रीट करने लगता है और बोलता है, प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दीजिए कि हम लोग आपके सामने आए और हम यहाँ पे इस लो ग्रेड के मॉन्स्टर को सबक सिखा रहे थे। आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, हम इसका ध्यान रख लेंगे, आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और हम देखते हैं वो लो क्लास डिमन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। डीमर्ट सोच रहा होता है, मैंने सुना है कि यहाँ पे लो क्लास डीम की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, और यहाँ तक कि इनसे बड़े जो डीम होते हैं वो इनको बुली करते हैं। वो डीम जो कि बुली कर रहे होते हैं वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और डीमर्ट सोच रहे होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग यहाँ से भाग गए, लेकिन आखिर जो ये बच्ची यहाँ पे बैठी है, मैं इसके साथ क्या करूँ। और हम देखते हैं वो लो क्लास डीम लड़की सोच रही होती है कि डीम एट मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने सुना है कि वो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हैं, लेकिन अगर एक बार उनको गुस्सा आ गया तो उनसे ब्रूटल कोई नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं डी मैट उसका हाथ देते हैं और बोलते हैं, तुम अब उठ सकती हो, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, वो कमीने भाग चुके हैं। और हम देखते हैं वो लड़की बोलने लगती है, लेकिन आखिर मुझे कैसे, मैं आपके कांटेक्ट में कैसे आ सकती हूँ, मैं एक लो क्लास डीम हूँ। और डीम उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं, लेकिन अगर उससे प्रॉब्लम क्या है, मैं तो एक ह्यूमन हूँ, तुम्हें क्या तुमसे भी लो क्लास का नहीं हुआ। और लड़की बोलने लगती है, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। डी मैट बोलने लगते हैं, तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। और हम देखते हैं वो लड़की बोलने लगती है, आखिर डी मैट इतने ज़्यादा काइंड कैसे हो सकते हैं, मुझे आज से पहले इतना अच्छा फील किसी ने नहीं कराया। और डीम हेड, मैं आपको इसके लिए रिपे करना चाहूँगी, कि आपके पास कुछ फ्री टाइम है। और हम देखते हैं ये सुन के डी मैट काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और जब डीम किंग डी मैट के रूम में आते हैं तो बोलते हैं, आखिर डी मैट कहाँ पे गया। और फिर वो लड़की बोलने लगती है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको गार्डन का टूर कराना चाहूँगी, वहाँ पे काफ़ी सारे हर्ब्स और प्लांट्स हैं। हालांकि आप बहुत बड़े कमांडर हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता होगा, लेकिन अगर आप बिज़ी नहीं हैं तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। और डीमैट बोलने लगते हैं, क्या डीम कैसल के अंदर गार्डन भी है। और फिर लड़की बोलने लगती है, हाँ डीमैट, यहाँ पे गार्डन है, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको ग्रीट नहीं किया। और मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम हैन है और मैं यहाँ पे डिमन कैसल के गार्डनर हूँ। और डीमैक मन में सोचते हैं, वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया गार्डन घूमे, वहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स और हर्ब्स होंगे और साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर होगी। फिर डीम ई बोलने लगते हैं, चलो ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि मैं अपने रूम में बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया, चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम्हारा गार्डन कहाँ है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की उसे गार्डन में लेके आती है। और डीमैट बोलते हैं, हाँ तुम्हारा गार्डन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और फ्रेश एयर भी है।
लेकिन तभी हम देखते हैं एक प्लांट डीम रैट को खाने लगता है और डीम रैट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और लड़की बोलने लगती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम जानते नहीं कि ये डेमन रैट है? और तभी हम देखते हैं काफ़ी सीरियस होते हुए बोलती है, क्या मुझे तुम्हें वापस से सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी? और फिर वो बोलती है, डीमटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगता है कि ये प्लांट आपको देख के काफ़ी खुश हो गया। हम देखते हैं डीमैट सोच रहे होते हैं, ये लड़की मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती। मुझे लगता है मुझे यहाँ से फटाफट निकलना होगा। ये गार्डन भले ही बाहर से देखने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगे, लेकिन असल में गार्डन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और फिर डीमैट बोलने लगते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे को काफ़ी अर्जेंट काम याद आ गया। मुझे याद है कि मैंने थर्ड कमांडर को बोल रखा है कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में उनकी हेल्प करूँगा। मुझे अभी वहाँ पे जाना होगा, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं लड़की सोचने लगती है, डीमटी यहाँ से काफ़ी जल्दी में चले गए, इसका मतलब सच में वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे गार्डन में पक्का आएंगे, और जब वो यहाँ पे आएंगे तो मैं उनको यहाँ का सबसे क्यूटेस्ट प्लांट दिखाऊंगी और शायद इसी बीच में मैं और डीमटी काफ़ी ज़्यादा पास आ जाए। और फिर हमें डीम हेड की तरफ दिखाया जाता है और वो बोलते हैं, मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, आखिर मैंने कैसे सोच लिया कि डीम रीलम के अंदर कोई नॉर्मल गार्डन होगा। मुझे लगता है मुझे अपने रूम में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बाकी जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और फिर डीमैट सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है मुझे कॉप सोल्जर के पास जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी उस बैटलफील्ड के अंदर मेरी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई, और ईडी ने भी मुझसे बोला था कि अगर मैं वहाँ आकर उन्हें प्रोत्साहित करूँगा तो वे लोग काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेनिंग करेंगी। और मुझे लगता है क्योंकि मैं अपने रूम से बाहर आ ही चुका हूँ, तो मुझे वहाँ जाकर एक बार देख लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जब डिमंटी वहाँ जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, और वो सोच रहा था आखिर यहाँ कोई भी बैठने की जगह क्यों नहीं है, और मुझे लगता है मुझे अपने ज़ीरो कॉप सोल्जर्स को देखने के लिए हमेशा यहाँ आते रहना चाहिए। और तभी उसे वहाँ वुडन स्टे दिखती है और वो बोलता है, तो क्या वो लोग वुडन स्टे से प्रैक्टिस करते हैं? हालांकि जब हम लोग बैटलफील्ड में गए थे तो मुझे उसका कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट अवसर है। और फिर वो शॉट से प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनसे वो शॉट चल नहीं रही होती, और वो बोलते हैं ये शॉट काफ़ी ज़्यादा भारी है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं इसीलिए तो बैटलफील्ड के अंदर एसडी यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है और मैं उसे चला नहीं सकता। इसलिए मुझे हमेशा डैगर यूज़ करना पड़ता है। सच में आखिर मैं कितनी वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ ज़ीरो कॉप सोल्जर्स आ जाते हैं और डिमन हैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर डिमन टी सोच रहे होते हैं, कृपया उन लोगों ने मुझे प्रैक्टिस करते हुए न देखा हो। और फिर वो सारे सोल्जर्स डीमन टी को ग्रीट करने लगते हैं और वो बोलते हैं, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए कि हम लोग बाहर गए थे, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेने गए थे क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे। और सर, आपने बैटलफील्ड के ऊपर काफ़ी अच्छी फाइट की, उन सारे मॉन्स्टर्स के अंदर आपका रिफ्लेक्स साफ दिख रहा था। और वो सारे सोल्जर्स डीमन हैड की तरफ देखते हैं और डीमन हैड सोचते हैं, आखिर वो लोग मित्र भाव से क्यों देख रहे हैं? चलो जो भी है, मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलता हूँ। और डीमन हेड बोलने लगते हैं, मैं यहाँ बस मिशन के बाद ही आने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाया, और तुम लोगों ने बैटलफील्ड पर काफ़ी अच्छा काम किया। और डीमेड मन में सोच रहे होते हैं, भले ही मुझे फाइट करने कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं एक्टिंग काफ़ी अच्छी करता हूँ, और इसीलिए मैं इनको प्रोत्साहित कर ही सकता। और मैं तुम लोगों को यही कहने के लिए आया हूँ, भले ही तुम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी तुम लोगों को ट्रेनिंग पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। और हम देखते हैं उन्हीं सोल्जर्स के बीच में एक एसएसएन आता है, और तभी अचानक से डीमन नाइट का पैर फिसल जाता है। वो सोच रहे होते हैं, मैं यहाँ गिर नहीं सकता वरना मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, और वो किसी तरह स्टाइल में अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तभी उस एसएन ने उन पर अटैक किया, लेकिन उनके बैठने की वजह से वो अटैक फेल हो जाता है। और वो एसन बोलता है, आखिर तुमने इसे डॉज कैसे किया? और सारे सोल्जर्स उनसे पूछने लगते हैं, डीमंटी क्या आप ठीक हैं? और डीमंटी सोच रहे होते हैं, इस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया, ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो गलती से उनका एल्बो उस एसन के मुंह पर लग जाता है, और वो एसासिन वहीं गिर जाता है। और वो एसन बोलने लगता है, डिमनैट मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और डिमनैट सोच रहे होते हैं, ये तो एक ह्यूमन है, लेकिन आखिर एक ह्यूमन डीमन कैसल में कैसे आ गया? और अगर रूक ऑफ सोल्जर्स भी इसे नहीं जानते तो पक्का ये कोई एसेसिन है। और तभी वो एसन बोलने लगता है, मुझे यहाँ से अभी भागना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं डीमन एड ने अपनी शॉट तैयार कर ली होती है, और सोच रहे होते हैं, अगर मैं इस ह्यूमन को छोड़ दूंगा तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। और फिर डीमन एड उसे वहीं बेहोश कर देते हैं और बोलते हैं, फटाफट इसे लॉकअप में डाल दो और जाकर डीमन किंग को इसके बारे में रिपोर्ट दो। और सारे रोक ऑफ सोल्जर्स बोलने लगते हैं, सर ठीक है, हम अभी करते हैं। और फिर डीमन हैड वहाँ से चले जाते हैं। सारे सोल्जर्स बात करने लगते हैं, पक्का डीमन हेड हमसे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होंगे, हमारे बीच में कैसा सीन था और हमें पता नहीं चला। और यहाँ उसे पकड़ने वाले भी डीमन हेड थे, अगर वो यहाँ नहीं होते तो हम सबको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता था। और उनमें से एक सोल्जर सोचने लगता है, रो कमांडर काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे, उस एसिन ने उनके ऊपर अचानक से अटैक किया, फिर भी उन्होंने उस अटैक को डॉज कर लिया और फिर उसे एल्बो मारकर वहीं गिरा दिया। ज़ीरो कमांडर का लेवल यहाँ के किसी भी डीमन से काफ़ी ज़्यादा हाई है।
और यही वजह है कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम ज़ीरो कॉप सोल्जर्स हैं। और वो सोल्जर बोलने लगता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा लेवल उनके पावर अंगूठे के बराबर नहीं है। और फिर वो बोलता है, यहाँ समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, चलो फटाफट से ट्रेनिंग शुरू करें, क्योंकि हम ज़ीरो कॉप सोल्जर्स हैं। हम अपने रो कॉप कमांडर का नाम कभी ख़राब नहीं होने देंगे। फिर हम देखते हैं कि डीमन हेड थोड़ा और सोचते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है क्योंकि मैंने सारी समस्या सुलझा दी, अब मुझे अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। तभी हमें थोड़ा समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डीमन टी सोकर उठते हैं और उनके कमरे में डीमन किंग आते हैं। और वे बोलते हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? और तभी डीमन टी बोलते हैं, डीमन किंग, आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी डीमन किंग कहते हैं, मुझे पता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल सकते हो? डीमन किंग, आखिर बात क्या है? और डीमन टी मन में सोच रहे होते हैं, भले जो भी बात हो, डीमन किंग ने यहाँ काफ़ी समय तक इंतज़ार किया है, तो मुझे उनके साथ जाना चाहिए। और तभी डीमन टी बोलते हैं, क्या ये उस ह्यूमन के बारे में है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी? तभी डीमन किंग बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो फटाफट मेरे साथ चलो। हम देखते हैं कि हम अंडरग्राउंड डंजन्स के अंदर आ गए हैं, और डीमन हेड कहते हैं कि इस डंजन में उन सबको रखा जाता है जो डीमन रेलम पर अटैक करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डंजन की पिंजन खुलती है और अंदर हमें वही बंदा दिखता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। और डीमन हेड सोच रहे होते हैं, आखिर इस बंदे की हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई? तभी डीमन किंग बोलते हैं, एक बार इस बंदे की तरफ देखो, क्या तुम्हें ये काफ़ी परिचित नहीं लगता? और डीमन हेड कहते हैं, परिचित? फिर डीमन किंग बोलते हैं, तुम इसे गौर से देखो, इसके अंदर जो डीमंस को मारने की चाह है, ये कुछ वैसे ही बंदा है जो हर बार मेरे पास आता है ताकि वह मुझे यानी डीमन किंग को मार सके। और हम देखते हैं डीमन हेड सोच रहे होते हैं, क्या ये बंदा एक हीरो है? और फिर हमें बताया जाता है कि अगर एक हीरो डीमन किंग के सामने हार जाता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। या तो वह हीरो खुद को आत्मविनाश कर ले, जिससे डीमन किंग और उसके आसपास सभी लोग काफ़ी कमज़ोर हो जाए, या फिर वह हीरो अपनी पावर पूरे महाद्वीप में बांट दे, जिससे और भी हीरो पैदा होंगे। और अगर ये हो जाए तो ज़्यादातर हीरो मरने से पहले यही करते हैं। और जिन जिन लोगों के पास हीरो की पावर पहुंचती है, अंपायर उन सभी लोगों को इकट्ठा करता है और अनऑफिशियली उन सभी को हीरो बोल दिया जाता है। लेकिन ऑफिशियली सिर्फ वही बंदा हीरो बन पाता है जो अपनी उपलब्धि से खुद को साबित कर सके। और डीमन हेड सोचते हैं, काफ़ी अजीब बात है कि उन्होंने एक हीरो के फ्रैगमेंट को यहाँ भेज दिया। और डीमन किंग बोलते हैं, ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है। आखिर अंपायर वालों को क्या लगता है, क्या डीमन रेलम कोई मजाक है कि वो किसी भी हीरो कैंडिडेट को यहाँ भेज देंगे? और डीमन हेड भी सोच रहे होते हैं, हाँ डीमन किंग ने बिल्कुल सही कहा, अगर ये बंदा एक ऑफिशियल हीरो होता तो इतना कमज़ोर नहीं होता। लेकिन फिर भी ये बंदा एक हीरो कैंडिडेट है, आखिर अंपायर ने ऐसा क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आता। आखिर इस हीरो को यहाँ भेजने का क्या कारण था? आखिर वो अंपायर सोच क्या रहे हैं? तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोलते हैं, डीमन किंग, क्या आप कृपया मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं, मुझे इस बंदे से अकेले में बात करनी है। और हम देखते हैं कि डीमन हेड काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। फिर डीमन किंग वहाँ से चले जाते हैं और डीमन हेड सोच रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बंदे का कोई कारण है मुझे मारने का। तो आखिर इस बंदे ने डीमन रेलम में आकर डीमन किंग को छोड़कर मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? और तभी वो बंदा बोलने लगता है, ना हार्ट, तुम बहुत बड़े गद्दार हो, तुमने हमारे अंपायर के साथ विश्वासघात किया, तुमने वहाँ अंपायर का भरोसा जीता और एक हीरो बन गए, और उसके बाद तुमने अंपायर को धोखा दे दिया और यह डीमन के साथ मिल गए। और तब हम देखते हैं डीमन हेड हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंपायर इस तरह अपना संदेश भेजेंगे। फिर वो बंदा बोलने लगता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? डीमन हेड बोलते हैं, तुम्हें धोखा दिया गया है। और फिर वो बंदा बोलने लगता है, आखिर तुम क्या बकवास बात कर रहे हो? अंपायर ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा था ताकि मैं अंपायर के गद्दार को मार सकूं। फिर डीमन हेड कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे धोखा दिया गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि तुमने मुझे अंपायर का गद्दार कहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या गलती की कि तुम्हें उस कमीने अंपायर ने इस तरह धोखा दिया और यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। और वो बंदा बोलने लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तभी डीमन हेड कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारे जो अंपायर हैं उन्हें सब कुछ पहले से पता था कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और यहाँ रहने का मेरा उद्देश्य क्या है। तब वो बंदा बोलने लगता है, इसका मतलब मुझे धोखा दिया गया है। और डीमन हेड बोलते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है आखिर अंपायर एक हीरो कैंडिडेट को डीमन रेलम में क्यों भेजेंगे, और वो भी सिर्फ एक गद्दार को मारने के लिए? और वो बंदा बोलने लगता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे धोखा दिया गया है। और फिर डीमन हेड जाने लगते हैं और कहते हैं, तुम इस बारे में सोचो जब तक तुम मर नहीं जाते। वो बंदा चिल्लाता है और कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी अंपायर के लिए बलिदान कर दी और उस अंपायर ने मेरा धोखा दिया। कमीने अंपायर, कहे कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और डीमन हेड बोलते हैं, क्या फालतू इंसान है, आखिर वो अंपायर के लिए इतना वफादार क्यों था? आज उसकी वफादारी ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। वैसे आप सबको तो पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि हमारे डीमन हेड की दो पर्सनैलिटी हैं, इसीलिए वो ड्रिंक करने के बाद बदल जाता है। तो चलो अब हम कहानी पर वापस आते हैं। तभी डीमन किंग बोलते हैं, तो तुम्हें जो बात करनी थी वो ख़त्म हो गई, और तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे समझ आ रहा है कि तुम काफ़ी संतुष्ट हो। तो अब मुझे बताओ, हमें उस बंदे का क्या करना चाहिए? क्या हम उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? डीमन हेड बोलते हैं, डीमन किंग, आपको उसका क्या करना है वो आप देख लीजिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा
आप उसे मार दीजिए। तभी डीमन किंग बोलते हैं चलो ठीक है, ये तो तुम्हारा फैसला था, अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर उसके साथ यही करूँगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम्हें उसके बदले में मुझे एक फ़ेवर देना होगा। तभी डीवन किंग बोलने लगते हैं, जो फर्स्ट कमांडर है, वो एक फाइट के अंदर गए हुए हैं और उनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो उनका अपोनेंट है वो कोई हीरो कैंडिडेट नहीं है, बल्कि वो एक रियल हीरो है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है। और तुम्हें तो ये बात पता ही होगी, अगर हीरोज़ और डीमन की फाइट होती है तो वो फाइट कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तभी डीवन एड सोचने लगते हैं, अगर जो बंदा फाइट करने के लिए आ रहा है वो एक रियल हीरो है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ का कोई भी डीमन उसको संभाल पाएगा। और डीमन किंग बोलने लगते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें भी हीरो से फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे पता है कि तुम इस मिशन का ध्यान रखोगे। प्लीज़ तुम वहाँ जाके फाइट करो और हमारे डीमन रिलम को बचाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से डीमन हेड कुछ सोचने लगते हैं और बोलते हैं, आखिर में यहाँ पे कैसे पहुँचा। और हम देखते हैं डीमन की मास जा रहे होते हैं। बोलते हैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉप कमांडर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है। और हम देखते हैं कि डीमैड को कुछ भी याद नहीं होता और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर में कहाँ जा रहा हो। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। डीम टी कैरेज के पास जा रहे होते हैं और सोचते हैं, मुझे ये याद है कि मैं डीमन किंग के पीछे पीछे डंजो में जा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मुझे एक फ़ाइट करने जाना है, वो भी हीरो के ख़िलाफ़। और मुझे लग रहा है मेरा अंत पास में है, मुझे अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। हम देखते हैं ईडी बोलने लगता है, सर रेड, मैंने सारी तैयारी कर ली है। और तभी हम देखते हैं डीमन हैट वापस से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ, मुझे समझ में आ गया, मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर ये नया हीरो कैसा है। और ईडी सोच रहा होता है, मुझे पता है कि डीमन हेड से पावरफुल कोई भी नहीं है, और चाहे वो कोई भी हीरो हो, डीमन हेड उसको आराम से हरा देंगे। और मैं जानता हूँ कि फ्रंट लाइन में जाना काफ़ी ज़्यादा डेंजर की बात है, लेकिन सरट का फेस देखकर मुझे लग रहा है कि वो वेकेशन पे जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लन कॉप कमांडर रीलन आ जाती है। और तभी हम देखते हैं डीमन बोलते हैं, रीलन, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मन में सोच रहे होते हैं, भले ये देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगे, लेकिन सच में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि डीमन किंग के बाद में रीलन के पास सबसे ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी है। और रीलन बोलने लगती है, मैंने सुना कि आप फ्रंट लाइन में जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती थी। डीमन हेड सोच रहे होते हैं, इसको देख के लग रहा है कि ये नेकलेस है, आखिर लन मुझे क्यों दे रही है। और रीलन बोलने लगती है, मैंने इसके ऊपर अपना डिफेंस स्पेल कर रखा है, तो ये कम से कम आपको एक बार मरने से बचा लेगा। और हम देखते हैं डीमन हेड उसे ले लेते हैं और बोलते हैं, रीलन, इसके लिए थैंक यू। और वो मन में सोच रही होती है, मुझे इतने प्यार से दे रही है, तो क्या मैं बेवकूफ़ हो जाऊं कि इस इतने क्रेशियस गिफ्ट दूंगी। तभी डीमन हेड बोलते हैं, आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं फ्लो में समझ ही नहीं पाया कि आखिर मेरा हाथ कहाँ पर है। और हम देखते हैं ईडी रीलन को थैंक यू बोलने लगता है। बोलता है, मुझे ये बात तो पता है कि डीमन हेड आराम से किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक डिफेंसिव स्पेल से उनको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। वैसे भी अभी उनके ऊपर हीरो से फाइट करने का आफ्टर इफेक्ट है। और लन भी बोलने लगती है, तुम काफ़ी अच्छे लेफ्टिनेंट हो, जिसमें तुम डीमन हेड का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हो। और फिर वो लोग ऐसे ही डीमन हेड की तारीफ़ें करने लगते हैं। और फिर डीमन हेड बोलने लगते हैं, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। और डीमन हेड सोच रहे होते हैं, रीबॉडी किम पर जो हीरो को मारने का आफ्टर इफेक्ट हुआ है, मैं उसके बारे में क्लियर कर देना चाहता। मैं बता दूं, ना ही मैंने हीरो को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से रोका है और ना ही मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को अब्जॉर्ब किया है। उस वक्त मैं उस वॉर के अंदर हीरो का कॉमरेड था, लेकिन हीरो चाहता था कि मैं सर्वाइव करूं, इसीलिए उसने मुझे कहा कि तुम पीछे रहो और हम लोगों के आने का इंतज़ार करो, और अगर हम लोग ना आए तो ये रिपोर्ट जाकर एम्परर को दे देना। और इस तरीके से सारे ट्रूप्स मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम में से कोई भी जिंदा रहता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हीरो से पहले लास्ट हीरो था। इसीलिए ये हीरो चाहता था कि मैं कुछ अचीव करूं, और उसने जाते हुए मुझसे बोला था कि वो पक्का वापस आएगा। मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम तक वेट करता रहा और मैं सोचता था कि इतना टाइम बीत गया है, आखिर वो लोग यहाँ पे आए क्यों नहीं। लेकिन मेरे को वहाँ पे जाकर देखने से तीन चीज़ें रोक रही थी। वो था मेरा गिल्ट, डर और शर्म। क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमरेड बन के आया था, मैंने उन लोगों के साथ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन एंड में जाके मैंने सोचा कि मुझे कम से कम जाके रिजल्ट देखना चाहिए। अगर हीरो जीत गया होगा तो मैं उसको वापस एम्पायर में लेके चला जाऊँगा, और अगर वहाँ पे डीमन जीत गए होंगे तो मैं ये रिपोर्ट लेके वापस एम्परर के पास चला जाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं डीमन किंग ने पहले ही हीरो को हरा दिया होता है, और हीरो की हालत वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं, क्या तुम्हारे कोई लास्ट वर्ड्स हैं। और हम देखते हैं हीरो हंसता है और ख़ुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। और ये देखकर डीमन हेड सोच रहा होता है, आखिर हीरो खुद को सेल्फ डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, मुझे इसके बारे में जाकर एम्पायर को बताना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बहुत पावरफुल डीमन आ जाता है, जो कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। लेकिन डीमन हेड उस अटैक से बच जाते हैं। और फिर वो डीमन वापस अटैक करता है, लेकिन डीमन हेड वापस से बच जाते हैं। डीमन हेड पूछते हैं, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, आखिर तुम मुझे बिना बताए अटैक क्यों कर रहे हो। वो डीमन लगातार अटैक कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड सोचता है, अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा,
कैसे भी करके यहाँ से भागने का तरीका ढूंढना होगा और फिर वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उस डीमन को स्टैप कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके स्टैप करने से उस डीमन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और डीमन हेड सोच रहा होता है, मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ है, मैं कभी भी इसको स्टैप नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं क्योंकि वो डीमन काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, इसीलिए अचानक से वहाँ की ज़मीन टूट जाती है और उस क्लिफ से नीचे गिरने की वजह से वो डैगर उस डीमन की बॉडी में पूरी तरह से घुस जाता है। और जब डीमन हेड देखता है तो ओग्र मर चुका होता है। डीमन हेड सोचता है कि अगर हम एक डीमन के ऊपर क्लिफ से गिरने जितना पावर लगाएं तो उसकी बॉडी में एक डैगर आराम से घुस सकता है। लेकिन क्लिफ टूटने की वजह से वो गलती से एनिमी के सेंटर में पहुंच गया होता है। हम देखते हैं सारे डीमन बोलने लगते हैं, आखिर ये ह्यूमन कौन है, इसने हमारे 7th कॉप कमांडर को हरा दिया। आखिर एक ह्यूमन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और ये सुन के हमारा डीमन हेड भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, क्या ये 7th कॉप कमांडर था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर ये डीमन किंग मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहा है। मुझे लग रहा है ये मुझे अभी मार देगा। तभी हम देखते हैं हीरो बोलने लगता है, ओन हार्ड, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे ये बोला था ना कि तुम वहाँ पे रहना, मैं यहाँ पे इन लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके ख़त्म करने वाला था। पर तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोलने लगता है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभाने आया हूँ। और वो हीरो बोलने लगता है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम सर्वाइव करो। और डीमन हेड सोचने लगते हैं, आखिर इसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को बंद क्यों कर दिया। और हम देखते हैं हीरो सोचने लगता है कि हमारे एम्पायर में सारे लोगों को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और ये कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि डीएन हार्ट काफ़ी ज़्यादा काइंड और लॉयल है और मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरे बाद में यही हीरो बने। और अगर गॉड आप मुझे देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप डीएन हार्ट को ज़िंदा रहने दो। से कम मैं चाहता हूँ कि आपने ही पावर को इसको दे दो। और तभी हम देखते हैं डीएन हार्ट के पास एक गोल्डन कलर की लाइट आने लगती है और हम देखते हैं डीमन किंग सोच रहे होते हैं, ये चीज़ सेल्फ डिस से काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है। वो हीरो अपनी पावर को ट्रांसफ़र करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं वो हीरो वहीं पे मर जाता है और डीमन हेड सोच रहा होता है, आखिर इस हीरो को क्या लगा कि ये अपनी पावर को मुझे ट्रांसफ़र कर देगा और ये हो जाएंगी, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बॉडी है, मुझे नहीं लगता मेरे पास कभी भी पावर आएगी। और फिर वहीं पर रख देता है और सोचने लगता है, मुझे तो एक बार लगा था कि वो पावर मेरे अंदर आ जाएगी, लेकिन मुझे अपनी बॉडी में कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा। मैं अभी भी इंसानों में सबसे कमज़ोर हूँ। सारे डिमन बोलने लगते हैं। उस ह्यूमन ने हीरो को खुद को नुकसान पहुंचाने से रोका और साथ ही उसे मार भी दिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर उसने हीरो के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को सोख कैसे लिया। डिमन एड सोचने लगता है, मुझे लगता है अब मेरा अंत नज़दीक है, क्योंकि सारे डिमन ने मुझे घेर लिया है और मैंने उनके 7वें कॉम कमांडो को भी मार दिया। ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तभी हम देखते हैं कि डिमन किंग बोलने लगता है, आखिर तुम ऐसी स्थिति में भी हंस कैसे सकते हो, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। डिमन हैड बोलने लगता है, मेरा नाम है डीएन हार्ट। तभी डिमन किंग कहते हैं, मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद आया, क्या तुमने कभी डिमन आर्मी ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। और डिमन हैड सोचने लगता है, क्या डिमन आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में सच में डिमन किंग यही चाहते हैं। तभी डिमन किंग कहते हैं, अगर तुम सच में हमारी डिमन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ किसी भी डिमन को तुमसे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन सब लोगों ने तुम्हारी पावर देख ली है। हम देखते हैं डिमन हेड सोचता है, मैंने तो सोचा था कि मुझे सिर्फ सर्वाइव करना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से सर्वाइव करना पड़ेगा। फिर हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। डिमन हेड सोचता है, उस दिन के बाद से सारे डिमन को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, यहाँ तक कि मैंने हीरो और 7वें कमांडर को भी मारा है। तो अगर मेरे बराबर कोई पावरफुल है तो सिर्फ डिमन किंग है। तभी हम देखते हैं डीएस उनके पास आता है और बोलता है, सर हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहीं पर डिमन और ह्यूमन के बीच लड़ाई होने वाली है। फर्स्ट कॉम कमांडो बोलते हैं, डिमन एट, मैं आपका कब से यहाँ इंतज़ार कर रहा था। और डिमन एट सोचते हैं, फर्स्ट कॉम कमांडो की हालत देखकर लगता है कि यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। फिर वो सोचते हैं, अगर मैंने डिमन किंग को मना कर दिया होता तो शायद मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, लेकिन सच कहूँ तो शुरू से मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। फर्स्ट कॉम कमांडो सोचते हैं, इनका चेहरा देखकर लगता है कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। और फर्स्ट कॉम कमांडो कहते हैं, नहीं कृपया हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन अभी के लिए लड़ाई रुकी हुई है, हमें नहीं पता कि कब ये लड़ाई शुरू होगी, इसीलिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। डीमन एट कहते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि युद्ध शुरू होते ही हमारे कॉप्स सीधे हमला करेंगे। फर्स्ट कॉम कमांडो बोलते हैं, नहीं मैं चाहता हूं कि आप खुद इस लड़ाई में हिस्सा लें, जैसे ही ह्यूमंस की सेना आगे बढ़े आप भी उन पर हमला करें। डीमन सोचता है, क्या वे चाहते हैं कि मैं भी यहाँ लड़ूं। सीन बदलता है, ह्यूमन वर्ल्ड के फ्रंट लाइन का सीन दिखता है, जहाँ एक बंदा बोलता है, तुम कह रहे हो कि रो कमांडर वहाँ, जहाँ तक हमारे सैनिक ने खबर दी है कल ही रो कमांडर वहाँ पहुँच रहे हैं और वो इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले। अगर हम अपने अंपायर की टुकड़ी की बात करें तो वो बंदा बोलता है, बस इतना काफ़ी है। वो सोच रहा होता है, आखिर वो कमीना यहाँ क्यों आया, मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो रो कमांडर जिसे डिमन किंग का जोकर कार्ड भी कहते हैं, और अगर बात करें तो फर्स्ट कॉम कमांडर से भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी उसके साथ ही बोलते हैं, अगर ये सच है कि रो कमांडर यहाँ आ चुका है तो मुझे नहीं लगता कि हम ये लड़ाई जीत पाएंगे।
तभी दूसरा बंदा बोलता है, हम एक असैसिन को भेजेंगे रो कमांडर को मारने के लिए। और वो पहला बंदा कहता है, क्या एक असैसिन? तुम्हें सच में लगता है कि एक असैसिन उसे मार सकता है? वो बंदा फिर बोलता है, अगर सच में रो कमांडर इतना ज़्यादा पावरफुल है जितना कि उसके बारे में अफवाह है, तो हमें एक बार इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वाकई वो यहाँ, या ये सिर्फ डिमन किंग की चाल है जो उन्होंने ह्यूमन आर्मी को डराने के लिए बनाई है। और हमें बताया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं, ह्यूमंस का नया हीरो है जिसका नाम है क्रूअल। और क्रूअल बोलता है, अगर एक असैसिन ही पता लगा ले कि रो कमांडर सच में इतना पावरफुल है या नहीं, तो ये हमारे लिए काफ़ी मददगार होगा। हमें दिखाया जाता है कि ईडी डिमन हेड के हाथ पर बैंडेज लगा रहा होता है, और डिमन हेड सोच रहा होता है, क्या मुझे सच में इस लड़ाई में शामिल होने की ज़रूरत है? मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि मुझे वहाँ शानदार प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि मैं ज़ीरो का कमांडर हूँ। अगर मैंने वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और मैं बच भी गया, तो भी ये लोग मुझे मार देंगे। तभी ईडी बोलते हैं, सर क्या आप ठीक हैं? आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा काँप रही है, इसीलिए मुझे बैंडेज करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। डीमन बोलते हैं, नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सोचते हैं, मैं बस जाकर नए हीरो का चेहरा दिखाऊंगा। तभी ईडी कहते हैं, हमें नहीं पता कि कब ये लड़ाई शुरू हो जाए, इसीलिए मुझे इसे ध्यान से करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक गलती से हमारा मौका हाथ से निकल जाए। और वैसे भी सर रेड, आप अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। हम देखते हैं डिमन सोचता है, चलो ये तो अच्छी बात है कि वो मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो बिना पूरा किए मुझे कैसे फॉलो करते हैं? आखिर मेरे बारे में क्या खास है? और वो सोचते हैं, मुझे खून की उल्टी होती है और मैं बहुत आसानी से बेहोश भी हो जाता हूँ। अगर मैं ज़्यादा धूप में जाता हूँ तो मेरे स्किन पर रैशेस आ जाते हैं। अगर मैं खुद को देखूँ तो मैं सिर्फ एक बेकार चीज़ हूँ। तो आखिर ईडी जैसा बंदा मेरा लेफ्टिनेंट क्यों है और मेरा इतना ध्यान क्यों रखता है? तभी हम देखते हैं ईडी बोलते हैं, अब आपका बैंडेज काफ़ी अच्छी तरह से हो गया है, मुझे लगता है कि आप सारी ह्यूमन आर्मी को अकेले ही ख़त्म कर देंगे। और फिर ईडी बोलने लगता है कि इस कपड़े को डिमन किंग ने अपने मैजिक से बनाया ताकि आपका चेहरा सूरज से बिल्कुल सुरक्षित रहे, और अब आप अपनी मर्जी से फाइट कर सकते हैं। डिमन बोलने लगता है, उन्होंने यहाँ एक स्पेल भी छोड़ा है जिसकी वजह से मैं इस पट्टी के भी आर पार देख सकता हूँ। डी बोलते हैं, डिमन किंग ने जितना मैजिक इसमें लगाया है, मुझे लगता है सर डिमन किंग आप काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि मैजिक इस दुनिया की रेगुलेशन को तोड़ती है और बहुत कम डिमंस होते हैं जो मैजिक का इस्तेमाल कर पाते हैं, और जो डिमोनिक एनर्जी वो मैजिक पर इस्तेमाल करते हैं वो वापस रिकवर नहीं की जा सकती। और यह भी माना जाता है कि जितनी ज़्यादा डिमन किंग की डिमोनिक एनर्जी कम होती है, उतनी ही जल्दी नया हीरो दिखाई देता है। और अगर डिमन किंग इतनी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो आने वाले नए हीरो को हरा सकते हैं। और हम देखते हैं कि डिमन की पूरी बॉडी में पट्टी बनी हुई है, और ईडी बोलने लगता है, जब तक हमारे पास ज़ीरो कॉप सोल्जर्स और आप मौजूद हैं, हमें नहीं लगता कि हम हारेंगे। और जैसे ही आप वहाँ एंटर करेंगे, सारे सोल्जर्स बहुत जोश के साथ ट्रेनिंग करने लगेंगे। और तभी हम देखते हैं कि डिमन बोलने लगता है, मैं अभी 9th ऑफ कमांडर के टेंट में जा रहा हूँ ताकि हम उनसे बात कर सकें। और फिर हम देखते हैं कि डिमन बाहर निकलता है और सोचता है, मुझे यहाँ कोई ना कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। और तभी हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स डिमन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हमें इस वॉर में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और अब हमने रोकॉक कमांडो को देख लिया है, तो हमें पूरा भरोसा है कि हम इस वॉर को जीतेंगे। अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉप कमांडर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, मुझे पता था कि डिमन किंग का फैसला बिल्कुल सही था। डिमन हेड के यहाँ आने से सारे सोल्जर्स में बहुत जोश भर गया है। तभी हम देखते हैं कि रो कॉप कमांडर को पेड़ पर बैठे एक बंदा देख रहा होता है और बोलता है, तो ये है रो कॉप कमांडर। और रियलिटी में रो कॉप कमांडर मौजूद है, लेकिन इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी कम है। लेकिन अगर उसकी तरफ ध्यान से देखा जाए तो उसका जो अग्रेशन है वो काफ़ी अलग लेवल पर है, और उसके आसपास का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक एब्सोल्यूट किलर है। और मुझे लगता है जो भी बातें चल रही हैं वो सिर्फ एक रूमर नहीं है, हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो। और फिर असन सोचने लगता है, भले ही वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे रोका कमांडर को एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। और फिर वो रोका कमांडर पर एक पॉइजन डार्ट फेंक देता है, और हम देखते हैं कि डिमन हेड उसे डॉज कर लेता है। और वो असन सोच रहा होता है कि उसने काफ़ी जल्दी से डॉज कर लिया। और तभी डिमन हेड उस असन की तरफ देखता है, और ये देखकर असन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि उसे ये बहुत जल्दी पता चल गया कि आखिर ये पॉइजन डार्ट कहाँ से आई है। मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं मारा जाऊँगा। वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है, और तभी डिमन सोच रहा होता है कि आखिर हर बार पत्थर मेरे पैरों के नीचे क्यों आ जाता है। हम देखते हैं उनमें से एक सोल्जर पूछने लगती है, ज़ीरो का कमांडर, आखिर क्या हुआ? और तभी डिमन हेड बोलने लगता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो स्ट्रेचिंग कर रहा था। और वो सोल्जर बोलने लगती है, आप तो पहले से ही स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप पहले से तैयार हैं, और अब हमें पूरा भरोसा हो गया कि ये वॉर हम ही जीतने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं डिमन सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकलने की कोई जगह है, तो मुझे यहाँ टेंट में ही रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि असन झुककर देख रहा होता है और बोलता है, आखिर वो टेंट के अंदर क्यों जा रहा है? क्या इसका मतलब ये है
कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? या फिर शायद ये इस वजह से हो सकता है कि वो नहीं चाहता कि उसके साथियों को पता चले कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा आ चुका है जो कि छुपके से हमारे टेंट के अंदर घुस चुका है, और सीक्रेटली वो उन बंदों को बताएगा जो उसके काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। क्या मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए? लेकिन आखिर मैं ज़ीरो का कमांडर की सिर्फ एक स्किल देकर कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं उसकी और भी स्किल के बारे में पता कर सकूं, तो मुझे लगता है मैं अंपायर की काफ़ी ज़्यादा मदद कर पाऊंगा। और मुझे लगता है मुझे सिर्फ एक बार और ज़ीरो का कमांडर को टेस्ट कर लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ईडी बोलने लगता है, सर आखिर आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या वहाँ आपको नाथ कॉप कमांडर नहीं मिले? तभी हम देखते हैं कि डीम टी बोलने लगता है, क्या तुम्हें हीरो के बारे में कुछ पता है जो इस बार अटैक करने वाला है? डी बोलने लगता है कि हमारे सेकंड कॉप कमांडर इस बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन जो हीरो है वो हेलमेट से अपना फेस ढक के रखता है, इसलिए उसके बारे में पता करना काफ़ी मुश्किल है। और साथ ही में हमें ये बात पता है कि उसकी स्मन से स्किल काफ़ी अच्छी है। और हम देखते हैं ये सारी बातें वोसन बैठ के देख रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, आखिर वो मेरे बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? वो डायरेक्ट सर क्रूल के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्या उसे ये बात पता चल चुकी है कि सर्कल ने मुझे यहाँ भेजा है? और तभी हम देखते हैं डीम नाट को वहाँ पे वाइन मिलती है। वो सोच रहा होता है कि वो मुझे ड्रिंक नहीं करने दे रहा, लेकिन यहाँ बैठ के वो खुद ड्रिंक कर रहा है। और तभी हम देखते हैं डीम नेट को इतना गुस्से में देख के ईडी बोलने लगता है, सर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मैं पी रहा हूँ, मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। और तभी हम देखते हैं डीम शांत हो जाता है और बोलता है, तो क्या मैं इसे पी सकता हूँ? और तभी ईडी बोलने लगता है कि हाँ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है पीने में, क्योंकि वैसे भी ये बैटलफील्ड है, और ड्रिंक करने से आपकी नर्व्स खोलने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और हम देखते हैं डीम डी बोलने लगता है, मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ईडी बोलने लगता है, डीम नेट को वाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे लगता है इनको इस बार के लिए पीने देना ठीक रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं डीम टी रुक जाता है और बोलता है, मुझे लगा जैसे मैंने कुछ सुना। तभी ईडी बोलता है, डीम ने क्या कोई प्रॉब्लम है? और वो आसन सोचने लगता है कि ये बंदा कितना बेवकूफ़ हो सकता है। मैंने वहाँ एक पत्थर फेंका और उसने उसे नोटिस कर लिया, और उसी में मैंने उसके ड्रिंक में जहर मिला दिया, और इस बात पे उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और मैंने जो जहर मिलाया वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसकी सिर्फ एक सीप लेने से वो मर जाएगा। और तभी हम देखते हैं डीम हैड उसे पीने लगता है, और वोसन सोच रहा होता है अब रो का कमांडो खत्म होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं डीम टी वहीं पे रुक जाता है। डी पूछता है, सर रेड क्या कोई प्रॉब्लम है? और हम देखते हैं डीम टी उसे वहीं पे फेंक देता है। फिर डीमन हैड बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन हैड सोच रहा होता है, मैं तो बस यहाँ पे मक्खी को मारना चाहता था, गलती से मेरे हाथ से वो ग्लास छूट गया। और डीम टी बोलने लगता है, ईडी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, एक चीज़ जानबूझ के नहीं करी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस वाइन के अंदर जो मक्खी गिरी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और डी बोलता है, इसके अंदर जहर था, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि सर रेड को मारने का ट्राई कर रहा था। और हम देखते हैं कि वोसन भाग के जा रहा होता है और बोलता है, मुझे इस चीज़ की रिपोर्ट जल्द से जल्द सर्कल को देनी होगी जो रो का कमांड है। वो सब में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उनसे डील करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वो एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मैन है। तभी हम देखते हैं फर्स्ट को कमांडर बोल रहा होता है, क्या किसी ने यहाँ पे आने का ट्राई किया? और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो रो का कमांडो को मार सके। और सारे सोल्जर बात करने लगते हैं कि आखिर वसन यहाँ आया कैसे? रो का कमांडो को छोड़ के बाकी किसी को भी इस बारे में पता कैसे नहीं चला? तभी हम देखते हैं फर्स्ट को कमांडो बोलने लगते हैं, मैं तुम लोगों को इस गलती के लिए बाद में पनिशमेंट दूंगा, लेकिन अभी के लिए जाके फटाफट से चेक करो कि यहाँ पे हमारा कोई और एनिमी नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं डीम हैड सोच रहा होता है, इसका मतलब मैं सच में मर सकता था। डी बोलने लगता है, सर डी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरी गलती की वजह से आपकी जान जा सकती थी। और तभी हम देखते हैं डीम टी बोलने लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी गलती थी, वो बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा स्किललेसन था। और डीम हैंड सोच रहा होता है कि शायद उन लोगों को लगता है कि रो का कमांडर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अंपायर मुझे मरवाना चाहता है, लेकिन मैं उस कमीने के जहर वाली ड्रिंक भी नहीं कर पाया। और तभी डीमन हैड बोलता है, ईडी मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बोलता है, आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ईडी बोलता है, तुम जब वो बोतल लेके आए थे तो मेरे हिसाब से वो बोतल अनओपन थी। और ईडी बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, तो इसका मतलब ये चीज़ पक्का है कि जहर उस ग्लास के अंदर था, ना कि इस बोतल के अंदर। और इसका मतलब ये है कि मैं इस अल्कोहल को ड्रिंक कर सकता हूँ। और फिर हमें वापस से ह्यूमन आर्मी का सीन दिखाया जाता है। वो सीन आके हीरो को बता रहा होता है कि सच में ज़ीरो का कमांडर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, जो भी रूमर्स उसके बारे में फेमस हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हम उसके खिलाफ जीत पाएंगे। और हम देखते हैं कि क्रूल बोलने लगता है कि ये एसन काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड था, पर उसके बावजूद भी ये मरते मरते बचा है। इसका मतलब जो भी रूमर्स थे वो बिल्कुल सही थे, और ज़ीरो का कमांड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है।
और अगर हमें डीमन आर्मी से जीतना है तो हमें उस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। उन लोगों के पास भी रो का कमांडर है, तो फिर सिर्फ वही बनता है जो रो का कमांडर को टक्कर दे सकता है। उसके साथ वाला बंदा बोलने लगता है, आपके कहने का मतलब जो इस अंपायर का दूसरा हीरो है। क्रूल बोलने लगता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन अभी के लिए तो वो यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए अभी के लिए हमें पीछे हटना होगा। और उसके साथ वाला बंदा बोलने लगता है कि अगर हम लोग पीछे हटेंगे तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि हम ज़ीरो का कमांडर के डर से यहाँ से भाग दें और वो यहाँ पर हमारे बारे में काफ़ी ज़्यादा छोटा सोचने लगेंगे। और हम देखते हैं कि क्रूल बोलने लगता है कि हम लोग यहाँ से पीछे हटेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक करने के लिए आएगा तो हम उसे वहीं पर मार देंगे। और मुझे लगता है हमें इन डीमंस को यही सोचने देना चाहिए कि ये लैंड वैसे भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग इस वजह से पीछे हट रहे हैं। हम लोग को बिल्कुल भी नहीं दिखाना कि हम रो का कमांडर की वजह से पीछे हट रहे हैं। बस उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम उन लोगों को ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर नहीं घुसने देंगे। और तभी उसका साथ वाला बंदा बोलने लगता है, मैं ये बात सारी आर्मी को तो समझा दूंगा, लेकिन आखिर हम अंपायर के अंदर क्या बोलेंगे। और फिर हम देखते हैं कि क्रूल बोलने लगता है, हम लोग को वहाँ पर ये रिपोर्ट देनी है कि हम लोगों ने अपने लैंड को तो बचा लिया, लेकिन डेमोनिक रिम की लैंड पर हम लोग कब्जा नहीं कर पाए। और वैसे भी जो हमारे अंपायर की लैंड है वो तो बची हुई है, और इसीलिए हमने सोचा कि हमें आगे और लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग वहाँ से पीछे हट गए। हम देखते हैं कि क्रूल बोलने लगता है, मैं नहीं चाहता कि मैं अभी अभी हीरो बनूं और मैं बिना कुछ अचीव किए मर जाऊं। और क्रूल बोलने लगता है कि इस बात का ध्यान रखना कि रो का कमांड हमारे पर अटैक करने के लिए ना आए। और वो साथ वाला बंदा बोलने लगता है, आप टेंशन मत लो, रो का कमांड हमारे पर डायरेक्टली अटैक करने के लिए नहीं आएगा। और फिर क्रूल बोलता है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब हम इस प्लान को लेकर चल सकते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि जो डीमन आर्मी है वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है। और इस बार जो बंदा आर्मी को लेकर आगे बढ़ रहा है वो कोई और नहीं, वो रो का कमांडर है। और क्रूल सोचने लगता है, आखिर हमारा ये प्लान फ्लॉप कैसे हो गया। दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ख़ासकर रॉयल मनहवा हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।